तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1947 का राजस्थान क्या था उसके बारे में, ठीक है ना। तो 1947 का जो राजस्थान है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां से हम प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को। तब हमें सबसे पहले ये देखना है कि 1947 के अंदर क्या स्थिति रही है। अगर बात कर ले 1947 के अंदर, तो भारत क्या हुआ है, आजाद हुआ है, यानी कि भारत का क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। तो बंटवारे की बात करें तो 1947 के अंदर ब से याद रख लेना माउंटबेटन। तो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे गवर्नर है इस समय 1947 में, तो वो तो कौन हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, ठीक है। और बात कर ले कि वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ है तब वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनकी बात करें तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एकीकरण पढ़ने वाले हैं। तो एकीकरण के ए से याद रख लेना एटली, क्या है, लॉर्ड एटली जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। इन्हीं की घोषणा के द्वारा भारत क्या हुआ है, आजाद हुआ है, ठीक है। तो ये तो कुछ एक जानकारी है। अब हम देख रहे हैं कि 1947 के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति थी। तो देखिए राजस्थान में इस समय 19 तो देसी रियासतें हैं। कितनी देसी रियासतें हैं, 19 है। ठिकाने कितने हैं, 3 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 1 है। अब देखिए इनको समझते हैं। देसी रियासत, रियासत एक बहुत बड़ा भूभाग है और उसके लिए कुछ योग्यता तय होती है कि इतनी आय होने पर वो रियासत के दायरे में आती है। फिर है ठिकाने, ठिकाने क्या है, छोटे हैं, थोड़े क्षेत्रफल के अंदर क्या है, रियासतों से छोटे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इसके ऊपर सीधा किसका है, सीधा का सीधा ब्रिटिश सरकार का इसके ऊपर क्या है, नियंत्रण है। तो ये जो ठिकाने हैं इनके लिए आपको एक और शब्द भी मिल सकता है जिसको कहते हैं चिपशिप। क्या बोलते हैं, चिपशिप बोलते हैं। पूछा जा सकता है राजस्थान में एकीकरण के समय में या आजादी के समय राजस्थान में टोटल कितनी चिपशिप थी, तो कितनी थी, 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित जो प्रदेश है इसको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत। क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांत भी कहा जाता है। और ये कितने हैं, ये 1 ही है। 19 रियासतें कौन सी है वो अभी हम एकीकरण को जब चरणवार पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी थी। बात कर लें ठिकानों के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात करें ठिकानों के बारे में तो यहाँ पे हमें 3 ठिकाने मिलते हैं। एक का नाम मिल जाता है आपको कुशलगढ़। क्या नाम मिलता है, कुशलगढ़। एक ठिकाना मिलता है आपको लावा। कौन सा मिलता है, लावा। और एक मिल जाता है आपको नीमराणा। कौन सा मिल जाता है, नीमराणा, ठीक बात है। अब देखिए यहां पर सेकंड बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो राजस्थान में 1 ही था और वो कौन सा था आपका, ये था आपका अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा। ये जो है ये क्या है, ये सिर्फ 1 ही है, कमिश्नरी क्षेत्र है। ये अंग्रेजों का सीधा शासन होने वाला क्षेत्र था। अब देखिए 3 ठिकानों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि ये 3 ठिकाने हैं। ये कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहाँ पे है, ये कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में। तो जब बांसवाड़ा का हम विलय करने वाले होंगे तब बांसवाड़ा के साथ ही साथ हम ये देख लेंगे कि कुशलगढ़ का भी क्या हो जाता है, राजस्थान में विलय हो जाता है। बात करते हैं लावा के बारे में, तो ये कहाँ है, टोंक के अंदर। कहाँ पे है, टोंक के अंदर। और बात करते हैं नीमराणा के बारे में, तो ये कहाँ पे है, ये है आपका अलवर के अंदर। कहाँ पे है, अलवर में। तो जब अलवर का विलय करेंगे तो नीमराणा का विलय भी किस में हो जाएगा, राजस्थान के अंदर हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये हो गए आपके 3। अगर बात करें कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, तो ये सबसे बड़ा ठिकाना था आपका कुशलगढ़। और बात करें सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था, तो वो आपका हो गया, सबसे छोटा ठिकाना कौन सा हो गया, लावा हो गया। ऐसी ही बात अगर रियासतों के बारे में पूछ ली जाए कि भाई सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, कौन सी सबसे प्राचीन रियासत, बात अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो हम क्या जवाब देंगे, हम जवाब देंगे मेवाड़ रियासत। सबसे गौरवशाली कहें, सबसे प्रमुख कहें, सबसे प्राचीन रियासत कहें तो वो कौन सी हो जाती है, आपकी मेवाड़ रियासत हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। क्या पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ी रियासत, यानी कि बड़ी तो 2 तरीके से होती है। बड़ी 2 तरीके से कैसे होती है, देखिए 2 तरीका, यानी कि एक तो होती है जनसंख्या के आधार पे, किसके आधार पे बड़ी होती है, जनसंख्या के आधार पे। और एक आपकी बड़ी हम कह लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे बड़ी। तो देखिए यहां से हम देखते हैं कि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पे जो सबसे बड़ी रियासत थी वो आपकी कौन सी हो गई, जयपुर हो गई। क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो आपकी कौन सी हो गई, जोधपुर रियासत हो गई, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी। अब बात करते हैं छोटी रियासत के बारे में, तो देखिए छोटी रियासत की बात करते हैं, सबसे छोटी
है ना। तो सबसे जो छोटी रियासत है वो चाहे कौन से भी मामले में बात करो वो कौन सी आ जाती है, आपकी शाहपुरा रियासत आ जाती है। तो शाहपुरा क्या है, सबसे छोटी रियासत थी उस समय की। अब बात करते हैं कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी। इतने में से हम बात करें, जो ये सारी रियासतें हम बात करने वाले हैं 19 रियासतें, उनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत आपको मिलती है, मुस्लिम रियासत, और वो कौन सी है, आपकी टोंक वाली रियासत। तो मुस्लिम रियासत कौन सी होगी, टोंक की जो रियासत है वो कैसी थी, वो मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा बात करें इन 19 रियासतों में से एक रियासत ऐसी है जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने करी है। किसने करी है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत, या इसको कह देते हैं नवीनतम रियासत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत है ये, और या फिर इसके लिए हम क्या कह देते हैं, नवीनतम। कौन सी वाली है ये है नवीनतम रियासत। ठीक बात है। तो जो नवीनतम रियासत की अगर हम बात करें तो वो हो जाती है आपकी कौन सी रियासत, झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत कैसी है, नवीनतम रियासत है। तो ये कुछ रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मूलभूत जानकारी है, जिसकी सहायता से हम अब एकीकरण का रास्ता आगे का तय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रियासतें देखी, कितनी है, 19 रियासतें हैं, जिसमें से प्राचीन और बड़ी छोटी का बात हमने कर लिया। फिर हमने ठिकानों की बात करी, ये कितने हैं, 3 है, चिप सिप भी कहा जाता है। फिर हमने बात करी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, एक ही था उस समय, और वो कौन सा था, आपका अजमेर मीरवाड़ा का प्रदेश। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एकीकरण की समस्याएं, यानी कि ये जो एकीकरण हुआ है, इस एकीकरण के अंदर क्या समस्याएं आई थी, जिस वजह से जो है वो ये इतना लंबा समय तक भी चला है और इसमें इतनी समस्याएं भी आई हैं। तो देखिए एकीकरण की समस्याओं को देखते हैं। तो हमें यहाँ से अगला भाग मिलने वाला है एकीकरण की समस्याएं। तो एकीकरण की समस्याओं में सबसे पहले बिंदु आपके आता है अलवर भरतपुर के बारे में। तो देखिए अलवर और भरतपुर में क्या समस्या थी उसको समझते हैं। तो अलवर और भरतपुर के अंदर 2 समस्याएं आ रही है। कितनी समस्याएं आ रही है, 2 समस्याएं हमारे सामने आ रही है। पहला तो क्या आ रहा है, मेव जाति के द्वारा यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं। मेव जाति है एक, कौन सी जाति है, मेव जाति है, अलवर के अंदर है, और इस मेव जाति के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे ये क्या करना चाहते हैं, ये अलग से मेव जाति का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मेवानिस्तान। क्या चाहते हैं, मेवानिस्तान की स्थापना करने चाहते हैं, मेवानिस्तान यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। ये अलवर भरतपुर किसी के साथ जुड़ करके रहना नहीं चाहते, अपना अलग से अस्तित्व रखना चाहते हैं, मेव जाति, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं। अलवर भरतपुर के अंदर दूसरी समस्या आती है, अलवर के महाराजा जो है, कौन से महाराजा, अलवर के महाराजा है तेज सिंह। कौन से हैं, तेज सिंह। और अलवर महाराजा का हाथ बताया जाता है गांधी जी की हत्या में। किसके में हाथ है, अलवर महाराजा का हाथ बताते हैं किसकी हत्या में, गांधी जी की हत्या में। ठीक है, गांधी जी की हत्या में ये बताए जाते हैं। हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य थे अलवर के महाराजा तेज सिंह, और बताया जाता है कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या करी है तो उस षड्यंत्र के अंदर शामिल है कौन है, अलवर के महाराजा। और अलवर के महाराजा तेज सिंह को 1947 के अंदर क्या कर दिया है, दिल्ली के अंदर नजरबंद कर दिया गया है। तो ये समस्याएं तो चल रही है अलवर और भरतपुर के क्षेत्र के अंतर्गत। अब बात करते हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर में क्या समस्याएं आ रही है, जोधपुर का जो शासक है उनका नाम मिलता है हनवंत सिंह। क्या नाम मिलता है आपको, महाराजा हनवंत सिंह। और महाराजा हनवंत सिंह जो है वो मुलाकात करते हैं जिन्ना से। किससे मुलाकात करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करते हैं, और शामिल होना चाहने की बात कर रहे हैं। किसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं, अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं जोधपुर के शासक। ठीक बात है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जोधपुर के साथ ही साथ बीकानेर और जैसलमेर की भी। जोधपुर के साथ ही साथ किसकी, बीकानेर, और इसी के साथ जैसलमेर की। ये जो तीनों रियासतें हैं ये सीमांत रियासत है। इनकी जो सीमा है वो किससे टच हो रही है, इनकी सीमा जो है वो टच हो रही है पाकिस्तान से। इस वजह से इनका जो विलय है वो यहाँ पर कर देना बहुत ही आवश्यक समझा जा रहा है। ठीक बात है। यहाँ तक कि जो जैसलमेर की रियासत है वहां पर तो 1947 में आज़ाद होते ही एक प्रशासक की नियुक्ति जो है वो भारत सरकार के द्वारा कर दी जाती है। वो वहाँ पे कार्य देख रहा है, जासूसी कर रहा है कि भाई कहीं ये पाकिस्तान में जाने का काम तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर का, हो गया। बीकानेर के महाराजा है जो शार्दुल सिंह, ये भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं। तो हालांकि इनका तो प्रतिनिधित्व है, बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व तो आपको संविधान सभा के अंदर भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ जो है वो सबसे गौरवशाली परंपरा की रियासत है।
कैसी है, गौरवशाली जो परंपरा रही है इनकी, ऐसी रियासत है आपकी मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ रियासत भी क्या है, जो है इन रियासतों के अंतर्गत अपना नाम मिटाने को तो तैयार नहीं है, यानी कि राजस्थान में शामिल हो जाए और मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऐसा स्वीकार करना मेवाड़ के लिए है नहीं, क्योंकि वर्षों पुरानी इनकी क्या रही है, गौरवशाली परंपरा रही है। तो इस वजह से मेवाड़ के अंदर भी ये समस्या आ रही है। फिर बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8। ये धारा 8 क्या है, देखिए धारा 8 के अंतर्गत लिखा गया है कि जो सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के ऊपर स्थापित की थी, वो सर्वोच्च सत्ता इस धारा 8 के द्वारा अब समाप्त कर दी जाती है। यानी कि धारा 8 में क्या कहा गया है, धारा 8 में कहा गया है कि अब क्या होगी, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता जो है वो क्या होगी, समाप्त हो गई। ठीक है, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई और अब इन देशी रियासतों के को है जो सब विवेक का निर्णय दे दिया गया, यानी कि वो चाहें तो भारत में मिले, चाहें तो पाकिस्तान में मिले और चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बरकरार रख सकती है। ब्रिटिश सरकार का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के कारण ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाती है और रियासतें स्वविवेक के निर्णय पर कार्य कर रही है। तो ये भी क्या है, आपके लिए एकीकरण की एक समस्या है। नेक्स्ट बात आती है रियासती सचिवालय। इसकी स्थापना हुई है 5 जुलाई 1947 को। कब स्थापना हो रही है इसकी, 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हो रही है। अब यहां पर क्या समस्या आ रही है, देखिए ये तो ठीक बात है। तो देखिए रियासती जो सचिवालय है स्थापित होता है तो इसके द्वारा एक जो है वो नियम बनाया जाता है कि भाई कौन सी जो रियासत है वो अपना पृथक अस्तित्व बना करके रख सकती है। यानी कि पृथक अस्तित्व का मतलब ये नहीं है कि वो भारत के अंदर ही शामिल नहीं है, वो भारत में तो उसका विलय होना है, लेकिन किसी भी संघ के अंदर उसका विलय होना जरूरी नहीं है। यानी कि जैसे राजस्थान संघ बनाया गया तो राजस्थान के अंदर जो है वो रियासत मिले या ना मिले वो उसकी मर्जी है। ऐसी रियासतों के लिए एक दायरा तय किया गया है, यानी कि पृथक अस्तित्व कौन बना करके रख सकता है, इसके लिए एक नियम बनाया गया था कि जिस रियासत की आबादी और इनकम दोनों इस दायरे को प्राप्त करती हो वो रियासत जो है वो रह सकेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आय की बात करें। किसकी बात करें, जिस रियासत की आय जो है वो 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपया वार्षिक जो है वो होनी चाहिए, या इससे अधिक हो तो चलेगा, इससे कम होगी तो वो रियासत तो अपना वह जो है पृथक अस्तित्व नहीं रख सकती। 1 करोड़ रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, आपके राज्य के अंदर 10 लाख की आबादी होनी चाहिए। ये दोनों जो है पालन जिसमें हो जाए वो क्या हो जाएगी, वो रियासत जो है उसमें स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगी। यानी कि 1 करोड़ रुपया वार्षिक आय और 10 लाख की आबादी होनी जरूरी है। अगर ये दोनों शर्तें आपकी रियासत पूरी कर रही है तो आपकी रियासत क्या रख सकती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि इस शर्त को पालन करने वाली राजस्थान के अंदर 4 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं, 4 रियासतें ऐसी हैं जो इस शर्त को जो है वो पूर्ण कर रही है, जिसमें नाम आ जाता है आपका जयपुर। कौन सी रियासत आ गई, जयपुर रियासत आ गई, जोधपुर रियासत आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी बीकानेर रियासत आ गई। कौन सी रियासत आ गई, बीकानेर रियासत आ गई। और देखिए और आ जाती है आपकी मेवाड़ रियासत। यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मारवाड़ की तत्कालीन इनकम 1 करोड़ से अधिक है, आय इतनी अधिक है और आबादी भी 10 लाख से क्या है, अधिक है। इसलिए ये चारों रियासतें क्या कर सकती है, अपना जो है वो पृथक अस्तित्व बरकरार रख सकती है। ठीक है बात। तो कुल मिलाकर के अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी समस्याएं आ रही है, किसके अंतर्गत आ रही है, ये सारी समस्याएं आपके आ रही है एकीकरण के अंतर्गत। ठीक बात है। इसका स्क्रीनशॉट जो आप लेना चाहें इसका तो ले लें। अब देखिए बात कर ली हमने अलवर और भरतपुर के बारे में। मेव जाति का सांप्रदायिक दंगा चल रहा है, अलग से मेवानिस्तान की स्थापना की ये क्या करना है, मांग कर रहे हैं। और क्या है, अलवर महाराजा का हाथ बताया जा रहा है, इसलिए महात्मा गांधी की हत्या में तब ये क्या कर दिए गए हैं, नजरबंद कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। फिर बात करते हैं सीमांत रियासतों की, तो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इनके शासक जो है वो अभी तक स्थिर मति से नहीं है, यानी कि पाकिस्तान में शामिल होने का भी प्रयास ये कर सकते हैं। तो इनको भी क्या करना है, एकीकरण करके फटाफट से भारत के अंदर इनका विलय कर दिया जाना है। फिर बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8। इस धारा 8 के तहत जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता है वो ट्रांसफर भारत सरकार को ना की गई है देशी रियासतों के मामले में, वो क्या कर दिए गए हैं, सब विवेक के निर्णय दे दिया गया देशी रियासतों को, है ना। तो ये भी समस्या है। फिर बात आती है रियासती सचिवालय की। इन्होंने पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो शर्तें लागू की है वो 2 शर्तें हैं, 1 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ की आय, 10 लाख की आबादी। ये दोनों शर्तें पालन की जा रही है 4 रियासतों के द्वारा, जिसमें आपको नाम मिल जाता है, किसका नाम मिल जाता है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जो मेवाड़ का नाम है हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझने वाला है
कि किस प्रकार से जो है वो राजस्थान का एकीकरण जो है वो यहाँ पे अस्तित्व में आता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पर आपके समक्ष लिखे हैं एकीकरण के चरणों के बारे में। ठीक है, एकीकरण के चरण। अब देखिए, एक एक करके इनको समझने का हम प्रयत्न करेंगे कि एकीकरण के चरण। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि एकीकरण के जो चरण है वो कितने हैं, एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है, कितने चरणों में पूरा हुआ है। सप्ताह में दिन कितने होते हैं, सप्ताह में दिन 7 होते हैं। महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। शादी के फेरे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो एकीकरण के चरण कितने हैं, एकीकरण के चरण भी कितने हैं, 7 चरण हैं। तो एकीकरण 7 चरणों में क्या होता है, आपके पूरा होता है। अब देखिए, ये जो एकीकरण है ये प्रारंभ कब से होता है, ये प्रारंभ होता है आपका 18 मार्च 1948 से, और कब तक चलता है, 1 नवंबर 1956 तक का ये जो है हम अवधि का अध्ययन करने वाले हैं। इस अवधि के अंदर कितने चरण पूरे होंगे, आपके 7 चरण पूरे होंगे। बात करें कि एकीकरण में लगने वाला समय, एकीकरण में लगने वाला समय, तो ये आपका समय लग जाता है, कितना समय लगता है, 8 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं, 8 वर्ष लग जाते हैं, 7 महीने लग जाते हैं और 14 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इतने समय के अंतराल के बाद जाकर के आपका क्या होता है, एकीकरण जो है वो पूर्ण होता है। 8 बार 7 महीने और 14 दिनों के बाद ये एकीकरण आपका पूरा होने वाला है। अब देखिए, हम जो है सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पे यही आता है कि हम इन जो है संघों के नाम याद कर लें, चरणों के नाम याद कर लें। यदि हमने चरणों के नाम याद कर लिए तो एकीकरण का मामला 50% आप समझ लीजिए कि हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मत्स्य संघ की स्थापना होती है। सबसे पहला कौन सा, मत्स्य संघ की स्थापना होती है। देखिए, यहां पर मैं एक मैप की सहायता से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, फिर जो है वो हम यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो है यहाँ पे क्या स्थिति होगी, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पे घटनाक्रम होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन रियासतों का, यहाँ पर जो यहाँ रियासतें स्थापित है, यानी कि थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ, ये जो इस तरफ की जो रियासतें स्थित है, महाभारत काल के अंदर इस क्षेत्र को मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है और सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम कह देते हैं, ये कौन सा हो गया आपका, मत्स्य संघ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, दिल्ली भी यहाँ नजदीक पड़ता है, सबसे पहला यहीं से प्रारंभ करते हैं। दिल्ली के कार्य रियासती विभाग के द्वारा ये कार्य हो रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो पूर्वी राजस्थान है, कौन सा राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान है, वो सेकंड चरण में आएगा। अब पूर्वी राजस्थान के अंदर यहां पर एक रियासत पड़ती है जिसके अंतर्गत ये भाग भी आ जाता है, ये वाली। ठीक है, बहुत बड़ी रियासत है। इस पूर्वी संघ के अंदर इस रियासत को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ना, संयुक्त करना। तो नाम क्या पड़ जाएगा आपका, संयुक्त राजस्थान संघ। फिर यहां से हम देखते हैं कुछ बड़ी बड़ी रियासतें हैं। क्या है, बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं इनका विलय इनके साथ में किया जाएगा। बड़ी को क्या बोलते हैं, वृहद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृहद बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां से जब हम आगे चलेंगे तो अगला आपका आ जाएगा वृहद राजस्थान संघ। क्या आ जाएगा, वृहद राजस्थान संघ। ठीक है, हमने अभी तक 4 चरण देखे हैं। सबसे पहला मत्स्य संघ आया, फिर आपका दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ आया, फिर तीसरा जोड़ा गया यानी कि संयुक्त राजस्थान आया, फिर 4 बड़ी बड़ी जोड़ी गई, तो चौथे में कौन सा आ गया, वृहद राजस्थान आ गया। ठीक है, अब इस वृहद राजस्थान में जो पहला बना है उसको वापस जोड़ने का काम कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5वां चरण। तो संयुक्त के, वृहद के अंदर और क्या करना है, अब संयुक्त करना है। तो नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। और फिर क्या होगा, यहां पर आपके अजमेर और मेरवाड़ा स्थित है और यहाँ पे आपका सिरोही का मुद्दा है। हालांकि जो मुख्य आपका एकीकरण है वो इन 5 चरणों से क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर 6ठे और 7वें चरण के अंदर भी हम यहाँ कुछ और रियासतों का इसके साथ में क्या कर लेंगे, विलय कर लेंगे। तो ये आपके इस प्रकार से कितने चलने वाले हैं, 7 जो चरण है वो यहाँ पे आपके अस्तित्व में रहने वाले हैं। तो देखिए, इनको अगर एक एक करके वापस से हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये संघ जो है वो यहाँ पर अस्तित्व में आने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से बात करते हैं, अपने वापस इसी पे लौटते हैं। पहले चरण में हमने नाम रखा मत्स्य संघ, दूसरे चरण में हम कहते हैं पूर्वी राजस्थान संघ, फिर तीसरे चरण में हमने जोड़ा यानी कि संयुक्त राजस्थान, फिर चौथे चरण में जो है वो बड़ी बड़ी रियासतें लाई तो हमने कह दिया वृहद राजस्थान, फिर इसको मत्स्य संघ में वापस डाला तो फिर हमने कह दिया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, और फिर 6ठा और 7वें की अगर बात करें तो राजस्थान, और 7वें के अंदर जाकर के हम कह देते हैं वर्तमान राजस्थान। ठीक बात है। अब हम याद कर लेते हैं साथ ही साथ इनकी तारीखें कि भाई ये जो संघ है वो कब अस्तित्व में आ रहे हैं। तो यहां पर याद करने का सबसे आसान जो तरीका है वो तो ये है कि देखिए, पहले तो 3 याद करनी होती है अपने को। कितनी याद करनी होती है, 3 चीजें। पहली बात करते हैं 1948 की, किसकी बात कर रहे हैं, 1948 की। तो 3 बार जो है वो 1948 आपको याद रख लेना है।
कितनी बार 1948 1948 कितनी बार हो गया, 3 बार जो है वो 1948 की घटना आपको याद रखनी है। फिर आपको 2 बार याद रखना है 1949, क्या याद रखना है 1949 जो है वो आपको 2 बार याद रख लेना है। तो कितना हो गया आपका 5 चरण तक हम पहुंच गए, 5 चरणों तक तो ये हो गया मामला पूरा। और फिर छठे और सातवें के अंदर आपको याद रख लेना है 1950 और 1956, 1950 और 1956 की बात याद रखनी है। तो कुल मिलाकर के 3 याद रखने हैं, 48 याद रखना है, 49 याद रखना है, 50 याद रखना है, 3 तो याद हो गए। और सबसे लास्ट आपको क्या याद रखना है 1956 याद रखना है। अब देखिए 1 तारीख तो आपको रटनी ही है। रटने का मतलब यह है कि अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए। आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखिए मैं कहता हूं आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है वो 18 मार्च 1948 है। ठीक है, 48 तो आपको याद है, 3 बार जो है पहले 3 है वो 48 में, फिर 2 है 49 में, फिर 1 50 और फिर लास्ट 56 के अंदर। ठीक है, 18 मार्च 1948 को आपका क्या हो गया, मत्स्य संघ का जो है वो यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। अब हम एकीकरण के कितने चरण पढ़ रहे हैं, 7 चरण पढ़ने वाले हैं। तो 7 को जोड़िए 18 के अंदर, कितने हो जाते हैं आपके 25 मार्च, क्या हो जाएगा आपके पास 25 मार्च 1948 को अगला चरण हो गया। आई बात समझ के अंदर, जोड़ याद रही कि नहीं रही, 18 के अंदर एकीकरण के कितने चरण, 7 चरण, जोड़ा 25, याद नहीं रही, दोबारा समझाता हूं। देखिए तारीख लिखिए वापस से वही 18, ठीक है। अब मार्च तो हमने लिख लिया था ना पहले, तो अब क्या लिखेंगे 18 अप्रैल 1948 लिखेंगे। ये लीजिए आपकी अगली तारीख आ गई आपके सामने 18 अप्रैल 1948। पहले जोड़ याद करने के लिए 18 में जोड़ा 7 25 हो गया, समझ में नहीं आई 18 दोबारा लिख डालो, ये लिख दी हमने दोबारा 18 अप्रैल 1948 हो गया मामला। अब देखिए वृहद राजस्थान संघ, यहाँ पे आपको एक तारीख याद रखनी है 30 मार्च 1949 को। देखिए 3 बार 48 हो गया पूरा, तो अगली बार मामला कब आ जाएगा 1949 का आ जाएगा, 30 मार्च 1949 का। ठीक है, अब 30 का आधा कर लो, 30 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 मई 1949 को अपना अगला मामला आ जाएगा। ठीक बात है। अब 1950 में तो क्या याद रखना, 1950 की तारीख तो जग जाहिर है, 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 जो है ये हमारा क्या लागू हो गया, संविधान लागू हो रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये तो सबको याद है ना, झंडा मनाते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान में क्या याद रखना है, बस एक एक याद रखो, 1 1 1 1 56 है ना, 1 1 1 1 तो याद रख ही सकते हैं ना। 1 को क्या याद रखना है, शुरुआती 1 से करते हैं ना, तो 1 11 1956, 1 नवंबर 1956 क्या हो जाएगी आपकी अंतिम तारीख हो जाएगी, राजस्थान स्थापना दिवस की तारीख हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 तारीखों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। एक तो आपकी तारीख मिलती है 30 मार्च 1949 की, कौन सी तारीख मिलती है 30 मार्च 1949 को, और इस तारीख को हम क्या मनाते हैं, इस तारीख को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मना लेते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक बात है, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं 30 मार्च को हम मनाते हैं, क्योंकि जो वृहत राजस्थान है ये एक तरीके से राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे पूर्ण समझा जाता है, फिर जो है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करने का कार्य यहाँ पे चलता है। तो राजस्थान दिवस जो है वो हम मना लेते हैं 30 मार्च 1949 को, जबकि 1 नवंबर जो है ये आपका मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। किसके रूप में, राजस्थान स्थापना दिवस, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान की स्थापना हुई है वो दिवस अगर हम देखें तो वो कौन सा है आपका 1 नवंबर 1956 का आता है, यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया राजस्थान दिवस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। राजस्थान दिवस की बात करें तो कौन सा 30 मार्च, और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो कौन सा 1 नवंबर। ठीक बात है। तो ये आपके 7 चरण हुए, 7 चरणों के नाम हुए, 7 चरणों की दिनांक हुई, और उनमें से 2 विशेष दिनांक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया एकीकरण के चरण के अंतर्गत। अब हम क्या करने वाले, अब हम एक एक करके इन चरणों का अध्ययन करेंगे, कौन से चरण में क्या क्या घटनाक्रम जो है वो यहां पर घटित होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला अपना चरण लेते हैं जिसका नाम हमने क्या लिख रखा है, मत्स्य संघ नाम दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां से हम प्रारंभ करते हैं एक एक करके इन चरणों का अध्ययन। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इससे पहले भी अगर हम बात करें 18 मार्च 1948 को, यानी कि आपके समक्ष ये जो यहाँ पे सन आ रहा है, ये संघ जो है मत्स्य संघ जो स्थापित हो रहा है ये कब हो रहा है 18 मार्च को स्थापित होने वाला है। यानी कि अगर बात करें तारीख की तो ये आपका 18 मार्च 1948 को जो है वो अस्तित्व में आने वाला है। ठीक बात है। अब ये 18 मार्च
1548 को मत्स्य संघ जो अस्तित्व में आ रहा है, ये घटनाक्रम क्या हो रहा है, इससे पहले भी कई राजाओं ने जो है अपने संघ बनाने की कोशिश की थी। जैसे मेवाड़ महाराणा कोशिश करते हैं राजस्थान के विभिन्न रियासतों को अपने नेतृत्व में करने की, सफल नहीं हो पाते। कोटा बूंदी के जो शासक है वो हाड़ौती के संघ की स्थापना करने की कोशिश करते हैं, सफल नहीं हो पाते। डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक है वो अपने नेतृत्व में एक संघ की स्थापना का प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर हमें 4 रियासतें मिल रही है, जिसमें आपको नाम मिलेगा। सबसे पहले यहां से एक रियासत देख रहे हैं हम, ये कौन सी हो गई, अलवर की रियासत। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये भरतपुर की रियासत है, और ये यहाँ पे आपकी आ गई धौलपुर की रियासत, और ये हो गई आपकी करौली की रियासत। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो क्षेत्र आपके समक्ष आ रहा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र, यानी कि A, B, C और D, है ना, A, B, C और D, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो सबसे पहले बात करें मत्स्य संघ की, तो इसमें कितनी रियासतें हैं, इसमें आपके रियासतें जुड़ रही है 4 रियासतें। कितनी रियासतें, 4 रियासतें इस संघ के अंदर जुड़ने वाली है। ठीक है, और 4 रियासतें कौन सी, तो ABCD तो सबको आती है ना, A, B, C और D। ठीक है, A से आपका क्या हो गया, A से आपका हो गया अलवर, B से आपका क्या हो गया, B से आपका हो गया भरतपुर, C से आपका क्या हो गया, C से आपकी हो गई करौली, है ना, और D से आपका क्या हो गया, D से आपका हो गया धौलपुर। ठीक बात है, तो पहले चरण के अंतर्गत यानी कि मत्स्य संघ का जो हम कह रहे हैं उसमें 4 रियासतें इकट्ठी होती है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, A, B, C और D। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन चारों रियासतों को बुलाया गया था दिल्ली, चारों रियासतों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुलाने पर इनसे कहा गया कि भाई आप चारों को मिलाकर के मत्स्य संघ बना देते हैं। तब इन्होंने चारों ने सहर्ष जो है वो स्वीकार कर लिया कि ठीक बात है, हम चारों को मिलाकर के क्या बना दीजिए, मत्स्य संघ बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर यह तय नहीं किया गया था अभी भी कि ये खुली बात रखी गई थी कि या तो आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलाया जा सकता है या फिर आपको राजस्थान में भी मिलाया जा सकता है भविष्य के अंतर्गत। ठीक बात है, तो अब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की क्या होगी, एक मत्स्य संघ के रूप में स्थापना हो गई। यहां पर बात आती है कि इनका नाम क्या दिया गया है, इस संघ का नाम दिया गया है मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया है, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का नाम दिया गया है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के परामर्श पर। किसने नाम दिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इनको नाम दे दिया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है उस समय क्या था, ये महाभारत जनपद, महाभारत कालीन जो जनपद है मत्स्य जनपद, उसी का भाग है। तो इसी को नाम क्या दे दिया आपने, यहीं पे नाम मिल जाता है आपको अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का नाम यहाँ पे मत्स्य संघ नाम मिल जाता है। ठीक है, अब मत्स्य संघ इसको नाम मिल गया। अब क्या घटनाक्रम हो रहा है, अब देखिए आगे चल करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक संघ के बारे में कि संघ का उद्घाटन किसने किया, संघ का जो रियासतें हैं वो कौन कौन सी थी, संघ के अंदर जो है वो राज प्रमुख किसको बनाया जा रहा है, संघ के अंदर उपराज प्रमुख कौन बन रहा है और संघ का प्रधानमंत्री जो है वो कौन बन रहा है, ये सारी चीजें हमें हर एक संघ के अंदर जाननी है, हर एक चरण के अंदर जाननी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 रियासतें जोड़ी गई यहाँ पे, और बात कर लेते हैं राज प्रमुख की। किसकी बात करते हैं, राज प्रमुख। हालांकि बड़ी रियासत है इसके अंतर्गत अलवर, लेकिन अलवर के जो महाराजा है तेज सिंह वो तो नजरबंद है, उनको तो यहाँ पे राज प्रमुख बनाया नहीं जा सकता। तो अब जो है यहाँ पे राज प्रमुख का जो पद है वो दिया जाता है उदय भान सिंह को। किसको दिया जा रहा है, उदय भान सिंह को दिया जा रहा है। तो उदय भान सिंह को जो पद दिया जा रहा है, तो ये कहाँ के हैं भाई, ये हैं आपके धौलपुर के। कहाँ के हैं, ये धौलपुर के हैं। ठीक बात है, उदय भान सिंह कहाँ के हो गए, धौलपुर के शासक है उदय भान सिंह। इनको क्या पद दिया गया है, यहाँ पे राज प्रमुख का जो है वो पद यहाँ पे दे दिया जाता है इनको। ठीक है, अब देखिए इनको राज प्रमुख का पद दे दिया, तो बात करें राजधानी कहाँ पे बनाई, तो यहाँ पे जो राजधानी है वो तो अभी कहाँ बनाई जा रही है, अलवर को बनाया जा रहा है। ठीक बात है, तो राजधानी किसको बना दिया, यहाँ पे अलवर को बना दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया जा रहा है, शोभाराम कुमावत को क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस संघ का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का। किसका करने वाले, उद्घाटन करता। तो यहाँ पे उद्घाटन किया जाता है NV गॉडगिल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, NV गॉडगिल के द्वारा। ये कोयला प्रसंस्करण मंत्री है भारत सरकार के अंतर्गत, और इन्हें भेजा जाता है इस संघ का उद्घाटन करने के लिए। NV नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है, इनका पूरा नाम मिलता है NV गॉडगिल,
उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाया है? शोभाराम कुमावत को हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया है, यानी कि शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में यहाँ पर क्या गठित किया जाएगा? यहाँ पे गठित किया जाएगा आपका मंत्रिमंडल, ठीक है। और इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो है वो 4 सदस्य लिए जाएंगे, चारों रियासतों से लिए जाएंगे। कौन कौन सी रियासत से लिए जाएंगे? अलवर से 1 सदस्य लेंगे, भरतपुर से भी 1 सदस्य लेंगे, और अलवर, भरतपुर, करौली से भी 1 सदस्य लिया जाएगा, और धौलपुर से भी क्या लिए जाएंगे? 1 सदस्य जो है वो लिया जाएगा। ठीक बात है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर चारों से क्या किए जाएंगे? 1-1 सदस्य जो है यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे अलवर से मास्टर भोलानाथ को शामिल किया जाता है। किसको शामिल करते हैं? मास्टर भोलानाथ नामक एक व्यक्ति है, इनको क्या करते हैं? मंत्रिमंडल का सदस्य यहाँ पर बनाया जाता है। चिरंजी लाल को भरतपुर, डॉक्टर चिरंजी लाल है, इनको भरतपुर से शामिल किया जाता है। नारायण सिंह है, ये करौली से शामिल होते हैं। धौलपुर के अंदर जो है, धौलपुर से मंगल सिंह जो है ठाकुर है, ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मंत्रिमंडल के 1-1 सदस्य जो है वो यहाँ पे इन मंत्रिमंडलों में शामिल कर लिए जाते हैं, और मंत्रिमंडल का गठन जो है वो किसके नेतृत्व में हो जाता है? शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में यहाँ पे मंत्रिमंडल का क्या होता है? गठन हो जाता है। ठीक बात है। तो ये आपका पहला चरण अस्तित्व में आ जाता है, जिसका नाम हमने क्या रखा है? जिसका नाम हमने रखा है मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? NV गौडगिल के द्वारा। बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया? उदय भान सिंह धौलपुर के महाराजा को बनाया गया। राजधानी कहाँ रखी गई? अलवर के अंदर रखी गई थी। इसके अलावा बात करें, इनका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। उद्घाटन की बात हमने कर ही ली है। मत्स्य संघ जो नाम है वो किसने दिया था? कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी ने जो है वो यहाँ पे मत्स्य संघ नाम प्रदान किया था। 4 रियासतें थी आपकी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक बात है। तो ये हुआ आपका पहला चरण पूरा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमें अगले चरण में देखने को मिल रहा है सेकंड जो अपना चरण आ रहा है वो कौन सा हो गया? वो हो जाएगा आपका पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान संघ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्वी राजस्थान संघ में हम क्या क्या शामिल करते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूर्वी राजस्थान संघ जो बनाया जा रहा है, इस संघ को बनाने से पहले मेवाड़ से संपर्क किया जाता है। किससे संपर्क किया जाता है? मेवाड़ महाराणा से संपर्क करते हैं, भूपाल सिंह से। लेकिन मेवाड़ महाराणा कहते हैं कि हम जो है अपना 1500 वर्षों का जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो यहाँ पर राजस्थान बनाने के लिए जो है वो त्याग नहीं सकते हैं। तो उनके इस रुख को देखते हुए मेवाड़ को तो रहने दिया जाता है। इसके अलावा जो पूर्वी रियासतें थी, उन पूर्वी रियासतों ने मिलकर के, उनको मिलाकर के एक संगठन बनाने का, अर्थात पूर्वी राजस्थान संघ को बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन जो रियासत है वो शामिल हो रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इस संघ के अंदर 9 रियासतें शामिल होती है। कितनी रियासतें शामिल हो रही है? 9 रियासतें शामिल हो रही है। ठिकानों के बारे में हम अलग से बात नहीं करने वाले हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जब रियासत जुड़ेगी तो उससे संबंधित ठिकाना भी वहां पे जुड़ जाता है। जैसे कि हमने बात कर ली नीमराणा, तो अभी हमने अलवर जोड़ दिया तो वो उसके साथ में जुड़ गया है। ठीक है, बात करेंगे टोंक के अंदर लावा की बात करेंगे, या फिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा की बात करेंगे तो वो उन्हीं के साथ उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो 9 रियासतों की बात करनी है हमें यहाँ पे, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं डूंगरपुर। कौन सी रियासत है? डूंगरपुर। इसके अलावा एक रियासत है आपके पास बांसवाड़ा। कौन सी है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन सी रियासत आ गई? प्रतापगढ़। इसके अलावा झालावाड़, झालावाड़। इसके अलावा देखिए कोटा। कौन सी रियासत आएगी? कोटा। इसके अलावा टोंक, टोंक के अलावा बूंदी। कौन सी आ गई आपकी? बूंदी। कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7। और 2 जो रियासतें हैं वो पहले जो है इनका विलय किया जा रहा था अजमेर मेरवाड़ा के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने जो है वो विरोध कर दिया कि हम अजमेर मेरवाड़ा में तो नहीं मिलेंगे। इनसे पूछा पूर्वी राजस्थान में मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। तो कौन कौन सी हो गई? यहाँ पे आ जाती है 2 रियासतें, शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़। ठीक बात है। तो ये आपकी हो गई कितनी रियासतें? 9 रियासतें होगी, जिनका जो है विलय कहाँ पे कर दिया जाएगा? इनका विलय कर दिया जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत। तो देखिए, हम यहाँ से बात करें तो ये हो गया आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया, और ये मान लीजिए आपका हो गया प्रतापगढ़ का एरिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हमने बात करी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हो गए। फिर हमने बात करी थी कि झालावाड़ का एरिया, यानी कि ये जो आपका हो गया झालावाड़ का एरिया, और झालावाड़ के साथ साथ कोटा भी हो गया, टोंक भी हो गया और बूंदी भी आपका हो जाता है। तो कोटा, टोंक, बूंदी और झालावाड़, ये जो 4 है, कोटा, टोंक,
बूंदी और झालावाड़, ये चारों जो है ये भी यहाँ पे मिल गए हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया है इसका क्या हो रहा है, इस पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर क्या हो रहा है, जो है वो एकीकरण हो रहा है पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से। इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ जो है ये भीलवाड़ा जो है वो शाहपुरा का ही भाग है, ठीक है। तो ये जो भाग है ये भी इसके अंदर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है कौन सा वाला भाग, पूर्वी राजस्थान संघ। यानी कि हमने बात करी पूर्वी राजस्थान संघ के बारे में। 18 और 7 कितने होते हैं भाई, 18 और 7 25 होते हैं। 25 मार्च 1948 को ये संघ क्या होता है, अस्तित्व में आता है। हालांकि यहाँ पर क्या घटनाक्रम हो रहा है, यहाँ पे जब 25 मार्च से कुछ दिन पहले की बात करें हम, 18 मार्च के आसपास की है, जहाँ पे वो हो रहा था आपका मत्स्य संघ का उद्घाटन। उसके 2 दिन बाद ही जब मेवाड़ ने मना कर दिया, मेवाड़ महाराणा ने मना कर दिया कि भाई हम विलय नहीं करेंगे, तो जो मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल यानी कि माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के अंतर्गत क्या हो रहा है, वो आंदोलन तेज कर देते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा ने स्पष्ट कहा कि 20 लाख जनता के भविष्य का निर्धारण अकेले महाराणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, मेवाड़ का विलय जरूर कर देना चाहिए। और वहां पे आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए मेवाड़ महाराणा जो है वो भारत सरकार के समक्ष जो है वो अपना व्यक्ति भेजते हैं, प्रतिनिधि को भेजते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, समझौता हो जाता है। मेवाड़ महाराणा कहते हैं कि आप जो है इसका उद्घाटन मत कीजिए, कौन से का, पूर्वी राजस्थान संघ, यानी कि 25 मार्च को जो है वो इसका उद्घाटन ना करें। लेकिन इस उद्घाटन की संपूर्ण तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए उद्घाटन तो नहीं रोका जाता। लेकिन इस राजस्थान संघ के अंदर जो है वो मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पे नहीं किया जाएगा कि बोले मंत्रिमंडल का जो गठन है वो मेवाड़ मिल जाए, उसके बाद हम यहाँ से करने वाले हैं। तो अब समझते हैं बात को, आगे चलते हैं। तो हमने बात करी यहाँ पर रियासतें जो है वो कितनी हो गई, 9 रियासतों का इसके अंतर्गत क्या हो गया, यहाँ पे एकीकरण हो गया है। अब देखिए बात करते हैं 9 रियासतों के एकीकरण की, तो बात कर ली हमने। अब यहाँ पर बात करेंगे राज प्रमुख की, किसकी बात करेंगे, राज प्रमुख की बात करते हैं। तो यहां पर अब राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा, तो यहां पे राज प्रमुख बनाया जाता है कोटा के शासक को। किसको बनाया जाता है, कोटा के शासक है भीम सिंह। क्या नाम मिलता है, कोटा के शासक भीम सिंह को क्या बनाते हैं हम, यहाँ पे राज प्रमुख बना देते हैं। तो कोटा वाले को तो बना दिया, तो अब बूंदी वाला जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। बूंदी के शासक है बहादुर सिंह, ये कहते हैं कि मैं जो है मेरी गौरव परंपरा जो वंश प्रतिष्ठा है उसके अंदर कोटा से मैं ऊंचे स्थान का हूं, इसलिए मैं कोटा के अधीन तो रहूंगा नहीं। ये मेवाड़ महाराणा को भी पत्र लिखते हैं, उनसे जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि आप स्वीकार कर लीजिए, आपके अधीन रहने में मेरे को भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो तो जो है वो जवाब जो रियासती विभाग को दिया था वो ही देते हैं उनको भी, इसलिए वो शामिल होते नहीं है। तो बूंदी के जो राजा है बहादुर सिंह, उनको मजबूरन इसमें शामिल तो होना पड़ता है। लेकिन इनको क्या बनाया जाता है, उपराज प्रमुख बनाया जाता है। तो इनको पद दे दिया जाता है, उपराज प्रमुख का पद दिया जाता है 2 व्यक्तियों को। किसको किसको दे देंगे, एक तो दे देंगे बूंदी के शासक को, ठीक है। बूंदी के शासक है बहादुर सिंह, कौन है, बहादुर सिंह, ठीक बात है। और दूसरे यहाँ पर शासक मिलते हैं आपको डूंगरपुर के, कहाँ के शासक, डूंगरपुर के शासक, जिनका नाम मिलता है आपको महारावल लक्ष्मण सिंह। क्या नाम मिल जाता है, महारावल लक्ष्मण सिंह। इनको क्या बनाते हैं, इनको बना देते हैं उप राज प्रमुख, जबकि राज प्रमुख किसको बनाते हैं, कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बना देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया जाएगा। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ पर बात हो जाएगी प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम इस संघ का किसको बनाया जाएगा, उत्तरदायी सरकार किसके नेतृत्व में रहेगी। तो ये नेतृत्व में आती है गोकुल लाल असावा के। किसके नेतृत्व में आएगी, ये आएगी आपकी गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा के हैं। कहाँ के हैं, शाहपुरा के। इनके नेतृत्व में यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, सरकार गठित की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री तो इनको यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इनके यहाँ पर क्या है, मंत्रिमंडल का जो गठन है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि तैयार हो गए मेवाड़ के महाराणा अब जो है वो विलय के अंदर, यानी कि मंत्रिमंडल का यहाँ पे गठन नहीं किया जाता है। हमने पहले बात करी थी मत्स्य संघ के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से एक जो है वो सदस्य को लेकर के मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो यहाँ पे भी ऐसी स्थिति होती, लेकिन अभी क्या नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर ये जो है वो गठन नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के बाद में राजधानी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो राजधानी है वो रखी गई है कोटा।
किसको रखी गई है राजधानी? कोटा को रखी गई है। बात कर लेते हैं सेकंड चरण के उद्घाटन करने वाले व्यक्ति को, तो यहां पर भी उद्घाटन करने के लिए उसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है। रास्ते का परिचित है, कहां से होकर के जाना है, तो कौन पहुंच गए भाई? एनवी गॉडगिल जो है वो यहां पहुंच गए उद्घाटन करने के लिए। तो सेकंड चरण में भी कौन आ गए उद्घाटन करने के लिए? नरहरि विष्णु गॉडगिल यहां पे पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने सेकंड चरण के अंदर बात की, तो यहां पे हमने देखा कि कितनी जो रियासतें हैं इनका यहां पे एकीकरण हो रहा है। 9 रियासतों का आपके क्या हो रहा है? यहां पे एकीकरण हो रहा है पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से 9 रियासतें हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, ठीक है। इसके अलावा कौन सी हो जाएगी? सापुरा और किशनगढ़ की रियासतें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया जाता है। उपराज प्रमुख बूंदी और डूंगरपुर के शासक को यहाँ पे बना दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो ये बनाया जाता है आपके किसको? गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का तो गठन होता नहीं है, लेकिन राजधानी जो है वो बनाया जाता है किसको? कोटा को बनाया जाता है। और रही बात यहाँ पर उद्घाटनकर्ता की, तो वो कौन होते हैं? एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका सेकंड चरण, यानी कि पूर्वी राजस्थान संघ। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरे चरण को। तीसरे चरण के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें नाम मिल रहा है संयुक्त राजस्थान संघ, जिसमें हमने कहा था कि जो पूर्वी राजस्थान हमारा पहले से बन चुका है उसके अंतर्गत एक रियासत जुड़ जाएगी। और वो रियासत कौन सी होएगी? वो रियासत होगी आपकी मेवाड़ रियासत, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर उसको समझने का प्रयास कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वो मेवाड़ का यहाँ पे विलय हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे जो रियासतों का विलय होने वाला है, जिसमें हम थोड़ा सा इसका कलर परिवर्तित कर लेते हैं। हमने बात कर ली थी कि ये जो एरिया है, कौन से वाला? ये जो एरिया है, यानी कि ये पूरा एरिया, ये एरिया जो है वो भाग बन चुका है पूर्वी राजस्थान संघ का, ठीक है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि ये जो एरिया है ये भी जो है वो इसमें शामिल हो चुका है, ठीक बात है। अब ये तो हमने जोड़ लिया पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर। अब यहां से हमें बात ये करनी है कि इन दोनों के बीच में एक रियासत आ रही है। इन दोनों के बीच में जो है वो क्या आ रही है? एक रियासत आ रही है। और वो रियासत कौन सी है? वो रियासत है आपकी कौन सी वाली रियासत? ये रियासत है मेवाड़ रियासत, ठीक बात है। तो ये कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। यदि मेवाड़ रियासत इसके अंदर मिल जाए तो इस प्रकार से ये जो भाग है वो यहाँ का एकीकरण पूरा हो जाएगा। तो ये कौन सी रियासत हो गई? मेवाड़ रियासत। अब मेवाड़ रियासत के महाराणा ने यहाँ पर शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी है। उन शर्तों के बारे में देखते हैं। मेवाड़ महाराणा किन किन शर्तों पे शामिल होना चाहते हैं? मेवाड़ के महाराणा है, इन मेवाड़ के महाराणा के प्रधानमंत्री है सर राममूर्ति। कौन है? सर राममूर्ति, ठीक है। ये इनको भेजते हैं दिल्ली कि जाइए और समझौते की बात करके आइए। इन्होंने 3 शर्तें बता दी। इन्होंने दिल्ली के समक्ष, रियासती विभाग के समक्ष शर्तें रखी। कितनी? 3 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या है? देखिए पहली शर्त तो ये रखी इन्होंने कि मेरे को प्रीवी पर्स मिलना चाहिए, यानी कि राजकीय भत्ता जो खर्चा मिलेगा वो मिलना चाहिए 20 लाख। कितना मिलना चाहिए? 20 लाख मेरे को मिलना चाहिए। दूसरी बात कही कि मैं जब राज प्रमुख बनूंगा तो वो वंशानुगत होना चाहिए। मैं क्या बनूंगा? वंशानुगत राज प्रमुख का पद जो है वो स्वीकार करूंगा। राज प्रमुख मैं ही रहूंगा और मेरे बाद मेरे पुत्र अर्थात वंशानुगत राज प्रमुख का पद मेरे को चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि राजधानी जो बनेगी वो कौन होनी चाहिए? राजधानी होनी चाहिए आपके उदयपुर। कौन होनी चाहिए? राजधानी किसको बनाया जाए? उदयपुर को बनाया जाए। ये 3 शर्तें रखी रियासती विभाग के समक्ष। अब रियासती विभाग ने इन तीनों शर्तों को स्वीकार किया है। किस रूप में? देखिए इन्होंने कहा कि ठीक बात है, आपको देंगे, आपने जितना मांगा है उतना ही देंगे, लेकिन अलग रूप में। इन्होंने कहा आपको 10 लाख का तो हम प्रीवी पर्स दे देंगे। कितना दे देंगे? 10 लाख का प्रीवी पर्स आपको दे देंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे? आपको 5 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा भत्ते के रूप में देंगे। 5 लाख का तो आपको क्या देंगे? भत्ता देंगे। और 5 लाख जो है वो आपकी परंपरा रही है धार्मिक अनुष्ठान पे खर्चा करने की, तो 5 लाख हमको देंगे आपको धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करने के लिए। टोटली कितने दे दिए? 20 लाख जो है। इससे पहले जिस भी रियासतों का विलय हुआ ऐसी शर्तें मंजूर नहीं की गई है। ये जो है बहुत रियायती मामला है, यहाँ पर जो है रियायत देकर के यहाँ पे इनकी शर्तें स्वीकार की जा रही है। तो 10 लाख तो हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, 5 लाख भत्ता दे देंगे, 5 लाख क्या देंगे आपको? धार्मिक अनुष्ठान के रूप में अलग से दे देंगे। टोटली आपको कितने दे देंगे? 20 लाख मांगे, 20 लाख देने की बात हो गई।
अब आगे बढ़ते हैं, वंशानुगत राज प्रमुख की मांग करिए। ठीक है, इस मांग को क्या कर लिया, मान लिया गया। ठीक है, मान लिया इस बात को। नेक्स्ट बात आ रही है कि राजधानी उदयपुर में रखनी है। ठीक बात है, ये भी मान लेते हैं, ये भी मान ली गई। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई थी। शर्त ये रखी गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो है विधानसभा जो यहाँ पे बनाई जाएगी, उस विधानसभा का प्रत्येक वर्ष के अंदर एक अधिवेशन कोटा में आयोजित करना जरूरी होगा। यानी कि अधिवेशन का जो एक अधिवेशन है वो कहाँ पे होना है, वर्ष में है, कोटा में होना है। बाकी राजधानी कहाँ पे रहनी है, राजधानी जो है वो उदयपुर में ही रहनी है। ये शर्तें रखी थी, ये शर्तें क्या कर ली, इन्होंने मान ली है, रियासती विभाग ने मान ली। तो अब हम देखते हैं कि जब रियासती विभाग ये शर्तें मान लेता है तब यहाँ पर क्या होता है, गठन हो जाता है किसका, संयुक्त राजस्थान का आपके गठन हो जाता है। ये कौन सा चरण चल रहा है आपका, ये चरण चल रहा है आपका तीसरा चरण। कौन सा चरण है, ये तीसरा चरण चल रहा है। अब देखिए यहां पर जब गठन होता है तो यहां पर हम देखते हैं राज प्रमुख का पद। कौन सा पद, राज प्रमुख का पद। अब यहाँ पे राज प्रमुख जो है वो किसको बना दिया गया, ये बना दिया गया भूपाल सिंह को। किसको बना दिया गया, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कौन है भाई, ये भूपाल सिंह है मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया, राज प्रमुख बना दिया। ठीक है, अब राज प्रमुख तो इनको बना दिया, तो कोटा वाले टेंशन दे रहे हैं कि भाई इनको राज प्रमुख बना दिया, हमको क्या। तो देखिए यहां पर एक पद बनाया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक बात है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो है वो तो बनाया गया था कोटा के भीम सिंह को। किसको बना दिया गया, कोटा के भीम सिंह को। और बात करते हैं कनिष्ठ उपराज प्रमुख की। किसकी बात करते हैं, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो ये वापस वही जो है वो दो ही जो बने हुए हैं उन्हीं को रखा गया, एक तो बूंदी और एक आपका कौन सा हो जाता है, डूंगरपुर। ठीक है, तो बूंदी और डूंगरपुर को क्या रखा है, कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद है वो किसको मिल गया, कोटा को मिल गया। और राज प्रमुख जो है वो कौन हो गए, वो हो गए आपके भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख जो है वो उनको बना दिया जाता है। ठीक बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे राजधानी की। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, यहाँ से समझते हैं राजधानी का मामला। तो राजधानी की बात इन्होंने मान ली गई थी, तो राजधानी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, राजधानी आपकी बन जाएगी उदयपुर। ठीक बात है, उदयपुर जो है वो बन गई आपकी राजधानी। नेक्स्ट बात आ जाएगी आपके प्रधानमंत्री की। किसकी बात आ जाएगी, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया गया है माणिक्य लाल वर्मा को। किसको बनाया गया, माणिक्य लाल वर्मा को क्या बनाया गया, यहाँ पे इस संगठन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और इनके नेतृत्व में यहाँ पे क्या गठन किया जाएगा, अब इनके नेतृत्व में यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ठीक बात है। और ये जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा इसमें अलग अलग रियासतों से अलग अलग व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जैसे कि हमने बात करी गोकुल लाल असावा जो पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, गोकुल लाल असावा, इनको शामिल किया गया। ठीक है, ये कहाँ से हैं, शाहपुरा से हैं। इसके अलावा बात करें कोटा से एक व्यक्ति लिया गया, कोटा से लिया गया अभिन हरि को। किसको लिया गया, अभिन हरि को। कहाँ से शामिल किया, कोटा से। ठीक है, ये असावा आपके कहाँ से आ गए, ये आ गए शाहपुरा से। ठीक है, बात करें डूंगरपुर से, तो डूंगरपुर से एक व्यक्ति आया भोगीलाल पंड्या। कौन आ गए, भोगीलाल पंड्या को शामिल किया गया मंत्रिमंडल के अंदर। कहाँ से याद कर लें, तो ये हो जाएगा डूंगरपुर से इनको शामिल कर लिया। बात करें उदयपुर से, तो सर्वाधिक व्यक्ति जो है इस मंत्रिमंडल में उदयपुर से लिए गए थे। यहाँ पे 3 व्यक्तियों को चुना गया है उदयपुर से। एक व्यक्ति का नाम मिलता है आपको भूरेलाल बयां। क्या नाम मिलता है, भूरेलाल बयां। एक व्यक्ति का नाम मिलता है आपको यहाँ पे प्रेम नारायण। क्या नाम मिलता है, प्रेम नारायण। ठीक है, और एक व्यक्ति का आपको यहाँ पे नाम मिल जाता है मोहन लाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस मंत्रिमंडल का स्पष्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके से इसका जो स्वरूप है वो प्रजामंडलीय स्वरूप है। यानी कि ये सारे व्यक्ति है ये प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड रहे हैं और इन्हीं का क्या बनाया गया, यहाँ पे मंत्रिमंडल बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में बनाया गया है। अब बात करते हैं इस संघ का उद्घाटन किसने किया, इस संघ का उद्घाटन। तो इस संघ का उद्घाटन करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर आते हैं। कहाँ पे आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संघ का उद्घाटन का कार्य कर दिया है। कहाँ पे आकर के किया है, ये यहाँ पे आए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कौन सा संघ बन जाता है, संयुक्त राजस्थान का जो है वो संघ यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर क्या क्या गतिविधियां हुई है उसको हम एक बार देख लेते हैं।
स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है इसका। संयुक्त राजस्थान संघ, जिसके अंतर्गत हमने बात करी कि जो आपका पूर्वी राजस्थान संघ बन चुका है, अर्थात ये इसमें जो है वो मेवाड़ रियासत का क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से हम जानते हैं। इस घटना के लिए अगर हम तारीख लिखें तो यहाँ पे तारीख कौन सी हो जाएगी आपकी, 18 अप्रैल 1948 की घटना है ये, ठीक बात है, 18 अप्रैल 1948 की ये घटना है। अब हम यहाँ देखें तो मेवाड़ के सर राममूर्ति यहाँ पे गए हैं दिल्ली के अंदर, 3 शर्तें रखी है। पहली प्रीवी पर्स जो है 20 लाख वो मान लिया, 10 लाख प्रीवी पर्स के रूप में, 5 लाख जो है अनुदान के रूप में और 5 लाख आपको धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मिल जाएंगे। दूसरी शर्त रखी थी इन्होंने कि वंशानुगत राज प्रमुख होना चाहिए, बोले ठीक है कर लेंगे। तीसरी चीज है राजधानी उदयपुर, बोले ठीक है मान लेंगे, लेकिन 1 साल में 1 अधिवेशन कोटा में भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर राज प्रमुख जो है वो भूपाल सिंह बनाए गए, मेवाड़ के वरिष्ठ उप राज्य प्रमुख बनाया गया, कोटा को कनिष्ठ उप राज्य प्रमुख बनाया गया, बूंदी और डूंगरपुर के शासकों को। उसके बाद में आती है राजधानी, तो राजधानी का मामला देखिए उदयपुर में हो गया शिफ्ट, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, इनके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल बनता है, जिसके अंदर कोटा से अभिनरी, गोकुललाल असावा शाहपुरा से आ जाते हैं। उदयपुर से 3 व्यक्ति आते हैं। उदयपुर से तीनों व्यक्ति कौन कौन से आ रहे हैं, उदयपुर से आ रहे हैं आपका भूरेलाल बयान, प्रेम नारायण और मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा उद्घाटन किसके द्वारा हो गया, इसका उद्घाटन हो जाता है नेहरू स्वयं के द्वारा। नेक्स्ट चौथा चरण आपका आता है वृहत राजस्थान संघ, ठीक बात है। अब देखिए वृहत राजस्थान संघ के अंदर जो है वो क्या घटनाक्रम होता है, इसको समझते हैं। वृहत राजस्थान संघ के अंतर्गत क्या हो रहा है, तो देखिए वृहत का नाम इसलिए लिखा है हमने क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी रियासतों का क्या होगा, राजस्थान के अंदर विलय होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए वृहत राजस्थान संघ को यहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं। हमने बात ये करी कि आपका जो है वो संयुक्त राजस्थान तो बन चुका है। अगर मैं संयुक्त राजस्थान की बात कर लूँ तो संयुक्त राजस्थान आपका जो बना है वो कौन सा हो जाएगा, देखिए संयुक्त राजस्थान जो बना है वो यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं उदयपुर की जो सीमा है, जो उदयपुर की जो सीमा है वो होती हुई किशनगढ़ भी इसके साथ जुड़ गया है, और यहाँ से होता हुआ आगे हम बढ़ें तो ये जो भाग है, ये सारा का सारा जो भाग है ये क्या बन चुका है, अब आपका एक संयुक्त राजस्थान बन चुका है, ठीक बात है। ये क्या बन चुका है, आपका संयुक्त राजस्थान का निर्माण यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इस संयुक्त राजस्थान के साथ में हमें कुछ 4 बड़ी रियासतों का क्या करना है, विलय यहाँ पे हम 4 बड़ी रियासतों का कर देना है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, जिससे हमारा वृहत राजस्थान बन जाना है। देखिए यहाँ पे सिरोही को छोड़ना है, सिरोही जो है वो अभी यहाँ पे विलय नहीं होने वाला है। सिरोही के अलावा ये जो 4 बड़ी रियासतें हैं जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका ये जो भाग आ रहा है, ये सारा का सारा जो भाग है वो यहाँ पर इस रियासत के रूप में इसमें मिल जाएगा, जिसमें हमने बात करी एक तो आपकी जैसलमेर हो गई, एक आपकी बीकानेर हो गई। इसके अलावा हमने बात करी किस रियासत के बारे में, ये आपकी जयपुर का जो रियासत का भाग है ये भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। जयपुर रियासत का भाग, जयपुर रियासत के अंदर ही इस समय ये भाग भी आ जाता है, बीकानेर रियासत का भी ये सारा भाग जो है वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। यानी कि ये पूरा जो भाग है पश्चिमी जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा जो भाग है वो कब यहाँ पे मिल जाएगा, इस वृहद राजस्थान का ये भाग जो है वो यहाँ पे शामिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाक्रम है हमारा यहाँ से इसके साथ राजस्थान में मिलने का कार्य पूरा हो जाएगा वृहत राजस्थान के रूप में। अब आपका जो है कुछ भाग यहाँ पे बचा हुआ है, जो शेष भाग जो बच रहा है उसको मैं अलग से थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा देता हूँ। तो यहाँ से कुछ भाग जो है वो अजमेर मेरवाड़ा का बच रहा है, यहाँ से कुछ भाग जो है वो सिरोही का यहाँ पे शेष हो रहा है, और बाकी एक आपका जो है वो अलग से बना हुआ है। आपका कौन सा बना हुआ है, मत्स्य संघ जो है वो अलग से बना हुआ है। तो जो मैंने काली पेन के अंतर्गत दर्शाए हैं वो तीनों जो भाग है वो यहाँ से अभी क्या है, शेष है, एकीकरण से शेष रहे हैं, वो अभी यहाँ पर जुड़े नहीं है, ठीक बात है। इसके अलावा जो है वो भाग यहाँ पे क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, ठीक बात है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये जो भाग है ये सारा अब इस चरण के अंतर्गत आकर के और राजस्थान में मिल जाता है जब हम बात करते हैं वृहत राजस्थान संघ के बारे में। तो देखिए वृहत राजस्थान का जो संघ है ये कब अस्तित्व में आ रहा है, ये आपका आता है 30 मार्च 1949 को, ठीक बात है। 30 मार्च 1949 को ये वृहत राजस्थान का संघ जो है वो आपका अस्तित्व में आता है, और यहीं पे हम क्या मनाते हैं, इतना बड़ा भूभाग जो है वो यहाँ पे एकीकृत हो गया है, इसलिए हम इसको मना लेते हैं राजस्थान दिवस के रूप में। किसके रूप में मना लेते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में हम यहाँ पे इसको मना लेते हैं,
तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे वास्तविक घटनाक्रम क्या हुआ है उसके बारे में। तो हमने बात करी कि हमने बना रखा है पहले संयुक्त राजस्थान। क्या बना रखा है? संयुक्त राजस्थान तो हमने गठित कर रखा है। तो हमने इस संयुक्त राजस्थान के अंदर जोड़ा क्या क्या है? हमने 4 रियासतें इसमें जोड़ दी है, ठीक है, जिसमें एक हो गया आपका जैसलमेर, एक हो गया आपका बीकानेर, एक हो गया आपकी जोधपुर, और एक कौन सी रियासत हो गई आपकी? हो गई जैसलमेर के अलावा कौन सी होगी? जयपुर, ठीक है, जयपुर। तो ये 4 रियासतें जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पर जयपुर रियासत जो है वो मिलने में आनाकानी करती है, और इन्होंने भी क्या रखी है? इन्होंने भी अपनी शर्तें रखी है। शर्तें क्या रखी? इन्होंने भी 2 शर्तें रखी है। पहली शर्त तो इन्होंने कहा कि मुझे मिलना चाहिए वंशानुगत जो राज प्रमुख का पद मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वंशानुगत राज प्रमुख का पद, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि मुझे भी क्या मिलना चाहिए? प्रीवी पर्स जो है वो मिलना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कही कि जो राजधानी है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी जयपुर। राजधानी किसको बनाना है? जयपुर को राजधानी बनानी पड़ेगी, ठीक बात है। ये 3 चीजें जो है वो इनके द्वारा भी मांगी गई। अब यहाँ पर जो है देखिए इनको भी जो है वो संतुष्ट किया जाने वाला है। इनको कहा कि ठीक है राज प्रमुख आपको बना देंगे। क्या चाहिए? प्रीविस चाहिए। चलिए पकड़िए 18 लाख रुपए। कितने? 18 लाख रुपए ले लीजिए। 18 लाख रुपए का क्या दे दिया गया इनको? प्रीविपर्स दे दिया गया। राजधानी क्या रखनी है? जयपुर रखनी है, ठीक है, रख लेंगे। तो राजधानी भी क्या रख लेंगे? जयपुर हम रखने वाले हैं। अब देखिए पहले भी वादे किए जा चुके हैं, यहाँ पे भी वादे किए जा रहे हैं। इनका किस प्रकार से समायोजन होना है उस चीज को हम देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख का जो पद है वो किसको दिया गया? तो वो दे दिया गया जयपुर को। किसको दे दिया? जयपुर को। और जयपुर के शासक है यहाँ पर मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय, ठीक है। मानसिंह द्वितीय को क्या बना दिए? यहाँ पे आप राज प्रमुख बना दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है एक नया पद बनाया गया, और वो पद कौन सा हो गया? महाराज प्रमुख। कौन हो गए? महाराज प्रमुख। और अब ये महाराज प्रमुख का पद जो है वो किसको मिल गया? ये मिल गया मेवाड़ को मिल गया, भूपाल सिंह को मिल गया। यानी कि इनको भी ऊंचा बना दिया, और इनसे भी क्या कर लिया? बात मनवा ली जयपुर वाले शासक से भी। जो है लोह पुरुष की जो कूटनीति है वो यही है, अलग अलग पद बना करके इनको क्या किया? संतुष्ट कर दिया है। अब रही बात वरिष्ठ उप राज प्रमुख की और कनिष्ठ उप राज प्रमुख की, तो यहाँ पे 2 पद और निर्धारित हुए हैं वरिष्ठ उप राज प्रमुख के। कौन सा पद है? वरिष्ठ उप राज प्रमुख। और एक पद आपका कौन सा आ जाता है? कनिष्ठ उप राज प्रमुख, ठीक बात है, कनिष्ठ उप राज प्रमुख। तो वरिष्ठ उप राज प्रमुख का जो पद है वो तो दे दिया जाता है जोधपुर को। किसको देते हैं? जोधपुर को। और किसको देते हैं? कोटा को। जोधपुर के हनुमंत सिंह और कोटा के भीम सिंह। इसके अलावा जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख है ये पद दे दिए जाते हैं बूंदी को, और बूंदी के साथ साथ किसको दे देते हैं? डूंगरपुर को दे देते हैं। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, ठीक बात है। अब देखिए अब यहाँ पे घटनाक्रम क्या हो रहा है? इनको तो ये पद तो दे दिए। अब पद देने के साथ साथ बात करें राजधानी की, तो राजधानी जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गई? राजधानी ट्रांसफर हो गई आपकी जयपुर के अंदर। कहाँ पे ट्रांसफर हुई? जयपुर के अंदर, ठीक है। बात कर लें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन बनाए गए? अब प्रधानमंत्री यहाँ पे बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को ये जिम्मेदारी सौंपी गई प्रधानमंत्री पद की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे उद्घाटन की बात करें तो इस संघ का जो है वो उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो ये रियासती विभाग के प्रमुख स्वयं यहाँ पर आए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या हुआ है? इस विभाग का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। अब बात कर ले इनके अलावा प्रीवी पर्स की, तो प्रीवी पर्स में हमने देख लिया मेवाड़ को हमने कितना दिया था? 20 लाख दिए थे। फिर हमने बात करी थी कि जयपुर को, किसको? जयपुर को। जयपुर को कितने दे दिए थे हमने? 18 लाख दे दिए थे। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर के जो शासक हैं हनुमंत सिंह, इनको दिए 17.5 लाख। फिर बात करते हैं हम बीकानेर के बारे में। बीकानेर के शार्दुल सिंह, इनको दिए 17 लाख। फिर बात करते हैं जैसलमेर के बारे में, तो जैसलमेर का जो शासक है इनको दिया 2 लाख और 2.8, 2,80,000 रुपये के आसपास जो है वो इनको क्या मिली है? प्रीवी पर्स मिली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई आपकी किसके बारे में? ये बात आपकी पूरी हुई है। आपका जो चरण है, कौन सा चरण आ रहा है?
ये राजस्थान दिवस जब हम मना रहे हैं, यानी कि वृहत राजस्थान संघ के गठन की बात आ रही है। वृहत राजस्थान संघ का गठन 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस के रूप में हुआ। पटेल स्वयं आकर के यहाँ पे उद्घाटन करते हैं। हीरालाल शास्त्री यहाँ पे मंत्रिमंडल बनाते हैं। इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के मंत्रियों को भी नियुक्त कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं राजधानी जयपुर रखी जाती है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद जोधपुर कोटा के शासक को, कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद बूंदी और डूंगरपुर के शासक को दिया जाता है। इसके अलावा महाराज प्रमुख मेवाड़ के भूपाल सिंह को बनाते हैं। राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह सेकंड को बना दिया जाता है। इसके अलावा राजधानी जयपुर की प्रीवी पर्स की, और ये क्या थी, इनकी कुछ मांगे थी। 4 रियासतों के यहाँ पे विलय से कौन सा संघ बनता है आपका, यहाँ पे जो है वृहद राजस्थान, यानी कि राजस्थान का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। राजस्थान दिवस की हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्थापना कर लेते हैं। ठीक बात है। तो अब यहां से आपका अगला जो चरण है वो प्रारंभ होने वाला है। 4 चरण के बाद में अब आपका आएगा संयुक्त वृहद राजस्थान का संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान का संघ का मतलब ये हुआ कि अब क्या करना है आपको, और जो मत्स्य संघ सबसे पहले हमने निर्मित किया था उसको मिला देना है, किसके अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत मिलाने का कार्य हमें करना है। तो देखिए यहां से हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो है वो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का हमारे निर्माण होता है। हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमारे समक्ष जो है वो 4 रियासतों का एक अलग से संघ बनाया जा चुका है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का संघ जो है वो मत्स्य संघ के नाम से मिलाया जा चुका है। इस संघ के बारे में हमने बात करनी है। अब ये यहाँ पे 4 रियासतें हैं। रियासतें कितनी हैं, 4 रियासतें हैं। एक कौन सी हो गई आपकी, अलवर हो गई, ठीक है। एक कौन सी हो गई आपकी, भरतपुर हो गई, ठीक है। और एक कौन सी हो गई, करौली हो गई। और एक कौन सी हो गई, ये हो गई धौलपुर। ठीक बात है। अब यहाँ पर ये जो रियासतें हैं इनमें भी मतभेद है। इनमें से बात करें अलवर और करौली के बारे में, तो ये तो मिलना चाहती है राजस्थान में। ये कहाँ मिलना चाहती है, ये राजस्थान में विलय चाहती है। जबकि बात करें भरतपुर और धौलपुर के बारे में, तो ये कहाँ मिलना चाहती है, ये मिलना चाहती है उत्तर प्रदेश में। किस में मिलना चाहती है ये रियासतें, उत्तर प्रदेश राज्य में मिलना चाहती है। 2 रियासतें राजस्थान में मिलना चाहती है। अब इसका क्या होगा, इसका जो है वो निपटारा करने के लिए, इस विवाद को निपटाने के लिए एक समिति नियुक्त की जाती है, शंकर राव देव की नियुक्ति, ठीक है। शंकर राव देव समिति की स्थापना की जाती है। इस शंकर राव देव समिति ने यहाँ पर कार्य किया और इन्होंने कहा कि भरतपुर और धौलपुर के शासक तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, लेकिन भरतपुर और धौलपुर की जनता वो कहाँ चाहती है, वो राजस्थान में मिलना चाहती है। तो इनकी सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों का जो विलय है वो किस में कर दिया जाता है, वो राजस्थान में कर दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमारा अस्तित्व आ रहा है वो आ रहा है वृहद राजस्थान के अंदर। वृहद जो राजस्थान बना हुआ है आपका, इसमें हम मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, मत्स्य संघ को यहाँ पर हम मिला रहे हैं। और इस मत्स्य संघ को मिलाने के बाद हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का अस्तित्व आने वाला है। ठीक है बात। तो ये मत्स्य संघ को हमने यहाँ पर मिला लिया और हमारे सामने आ गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। ठीक है। अब इस संयुक्त वृहद राजस्थान संघ के अंदर वही बातें रहने वाली है जो हमने पहले कर ली है। राजधानी अब वही रहने वाली है जयपुर, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वही रहने वाले हैं हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख वही रहने वाले हैं, महाराज प्रमुख, कनिष्ठ, वरिष्ठ, उपराज प्रमुख, सारे जो पद है अब वो के वो ही लास्ट तक चलने वाले, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो उसको हम यहाँ से फिर से लिखने वाले नहीं है। आपने पिछले के अंदर लिख रखा है जिसमें हमने बात करी है कि ये जो पद जो है, ये जो है पद अब आगे भी इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अब यहाँ से जो है वो कोई उद्घाटन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि राजस्थान तो बनाया जा चुका है वृहद राजस्थान के रूप में। ठीक है। तो अब राजस्थान का उद्घाटन करने की और कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। तो ये हो गया आपका संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी कि 5वां चरण। 5वें चरण में क्या हुआ, मत्स्य संघ का इसके अंदर क्या हो गया, विलय हो गया है। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं और 6ठे चरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अपने सामने आता है, ये आता है, इसका नाम यहाँ पे गलत लिख लिया है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो राजस्थान संघ जो है यही अपना यहाँ पे नाम है। ठीक बात है। राजस्थान संघ इतना ही नाम है और कुछ भी नाम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो है वो राजस्थान ही निर्माण हो रहा है। अब राजस्थान और फिर वर्तमान राजस्थान के रूप में हम इसको जानने वाले हैं। देखिए अब यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या घटनाक्रम हो रही है। 6ठे
चरण के अंतर्गत। तो छठे चरण के अंदर देखिए क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं छठे चरण की। कौन सा चरण आ गया है अब आपका, छठा चरण, यानी कि संविधान लागू होने का समय आ गया है 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी के अंदर यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है सिरोही का। किसका प्रश्न खड़ा होता है, सिरोही का मैटर आता है। सिरोही का जो है वो विलय कर दिया जाता है, क्योंकि जो गुजरात के राजनीतिकार है जिसमें स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल है, तो ये क्या होते हैं, गुजरात के अंदर जो है वो शामिल कर लेते हैं सिरोही के कुछ भाग को। यानी कि माउंट आबू और जो देलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो पर्यटन के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको वो कहाँ शामिल कर लेते हैं, इसको वो गुजरात में शामिल कर लेते हैं। तो इसका भयंकर क्या होता है, विरोध होता है गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट हाथल गांव सिरोही के निवासी है। कहाँ के, हाथल गांव सिरोही के। और जब सिरोही को मिला दिया किसके अंतर्गत, वो मिला दिया है आपने गुजरात के अंतर्गत। तो हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि राजस्थान इतना बड़ा भूभाग है और इसका शासन गोकुल भाई भट्ट के बिना नहीं चलाया जा सकता, इसलिए सिरोही को तो किस में देना पड़ेगा, आपको वापस राजस्थान में देना पड़ेगा। तो तब यहाँ पर एक जो है वो एक बहुत ही चतुराई से योजना बनाई जाती है। योजना क्या बनाई जाती है, देखिए यहाँ पर ये कार्य होता है कि माउंट आबू, कौन सी जगह, माउंट आबू, और कुछ 89 गांव हैं। कितने गांव हैं, 89 गांव हैं। बात कर ले एरिया की तो 304 वर्ग मील का एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है इतना जो है 89 गांवों समेत माउंट आबू, इस 89 गांव में शामिल हो गया आपका देलवाड़ा भी। क्या हो गया, देलवाड़ा भी इसमें शामिल है। ये तो मिला लिए जाते हैं। 304 वर्ग मील का एरिया जो है वो तो कहाँ मिला लेते हैं, गुजरात के अंदर मिला लेते हैं। और शेष सिरोही जो बचा है वो मिला लेते हैं कहाँ पे, राजस्थान के अंदर मिला लिया जाता है। ठीक है, ये घटना कब की है, ये घटना है आपकी 26 जनवरी 1950 की ये घटना है। 89 गांवों का एक समूह, 304 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसमें शामिल है माउंट आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र, ये मिला दिया गया गुजरात के अंदर। शेष जो है सिरोही, जिसमें हाथल शामिल है, बोले आपको गोकुल भाई भट्ट और हाथल चाहिए, ये लो राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ मिला दिया जाता है, राजस्थान में मिला दिया जाता है। इसके खिलाफ जो है वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा एक विस्तृत आंदोलन छेड़ा जाता है। पूरे राजस्थान के अंदर जो है वो इसके प्रति तीव्र प्रतिक्रियाएं होती है। इसलिए आगे चल करके आपका चरण आ जाएगा 7वां चरण, जिसमें हम देखते हैं वर्तमान राजस्थान का लक्ष्य हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो देखिए वर्तमान राजस्थान का लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो विभिन्न एकीकरण के अंतर्गत जो मुद्दे शामिल हुए हैं, इन मुद्दों में कई प्रकार का जो है वो विवाद भी रहा है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए, इन विवाद को सुलझाने के लिए एक गठन किया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का। किसका गठन हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वहां पे होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको ही हम अन्य नाम से जानते हैं, तो वो नाम मिल जाता है फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है ये, फजल अली आयोग। ठीक बात है। अब ये जो फजल अली आयोग है, इसके सामने विभिन्न मैटर रखे जाते हैं, जिसमें से पहला मैटर तो आपका हो गया सिरोही का। कौन सा हो गया, सिरोही का मैटर। दूसरा एक मैटर और रखा जाता है इनके सामने, वो आता है अजमेर मेरवाड़ा का। कौन सा मैटर आता है, अजमेर मेरवाड़ा का सदस्य मुद्दा। ठीक है, अब अजमेर मेरवाड़ा का क्या मुद्दा है इसको समझिए। अजमेर मेरवाड़ा के अंदर हरिभाई उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ पे मंत्रिमंडल बनाया जाता है। किसके नेतृत्व में, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ पे एक मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। ये कांग्रेस का मंत्रिमंडल है। ठीक है, अब ये मंत्रिमंडल चाहता ही नहीं है कि राजस्थान के अंदर विलय हो, ये तो अपना स्वतंत्र जो है वो पृथक अस्तित्व बरकरार रखना चाहते हैं। और ये दलील क्या देते हैं कि जो छोटे राज्य होंगे, छोटी रियासतें बनेंगी, तो वो क्या होंगी, वो अधिक जो है अच्छा सुशासन यहाँ पे दे पाएंगी। अब ये विलय नहीं करना चाहते हैं, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो राजस्थान में विलय करना चाहते हैं, ये मंत्रिमंडल नहीं चाहता है। इसके अलावा सिरोही का मामला तो हमने समझ ही लिया, आधा गुजरात में चला गया, आधा यहाँ पे चला गया है। तो अब यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें होती है, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को पूरा सिरोही जो है वो मिल जाता है, जिसमें आपका क्या आ गया, आबू भी आ गया और देलवाड़ा भी आ गया, और वो 89 जो गांव दिए गए थे वो भी आपके वापस आ गए, सिरोही आ गया। इसके अलावा अब विलय हो गया आपका, किसका विलय हो गया, अजमेर मेरवाड़ा का भी विलय आपके कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्षेत्र का नाम मिलता है आपको सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा ये जोड़ दिया गया झालावाड़ में। किसके अंतर्गत ये जोड़ दिया गया, ये जोड़ा गया आपके झालावाड़ में। ये लिया किससे है, तो ये हमने लिया है एमपी से। किससे ले लिया, एमपी का सुनेल टप्पा का जो क्षेत्र है वो ले लिया, सुनेल टप्पा झालावाड़ के अंदर जोड़ दिया। इसके अलावा सिरोंज क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र, ये हमने दे दिया। सिरोंज क्षेत्र था कहाँ पे, ये था आपका कोटा के अंदर। कहाँ पे था, कोटा के अंदर ये सिरोंज क्षेत्र था, और ये हमने दे दिया, किसको दे दिया, एमपी को दे दिया। ठीक बात है, सिरोंज क्षेत्र हमने माइनस किया है,
प्लस किया है सुनील टप्पा, प्लस किया है अजमेर मेरवाड़ा और प्लस ही किया है सिरोही का आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र। ये अंतिम होता है आपका 1 नवंबर 1956 को, यानी कि वर्तमान राजस्थान का जो अस्तित्व है उसकी अगर हमने बात करी तो वो कब आया है, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के ऊपर 1 नवंबर 1956 को अपना वर्तमान राजस्थान क्या आ रहा है, अस्तित्व में आ रहा है पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पे, या फिर कौन सा नाम देते हैं हम इसको, फजल अली आयोग, जिसमें सिरोही जुड़ा पूरा आबू देलवाड़ा समेत, फिर जुड़ा कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा जुड़ा। हरिभाऊ उपाध्याय का जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल जो है वो हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। फिर हमने देखा सुनील टप्पा एमपी से लेकर के झालावाड़ को दे दिया, और सिरोंज का क्षेत्र कोटा में था, ये किस में दे दिया, ये आपने एमपी को दे दिया। इस प्रकार से हम क्या ले आए हैं अपने समक्ष, वर्तमान राजस्थान को लेकर के आ गए हैं। 7 चरणों के अंतर्गत ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ थोड़ी सी और जो बातें शेष रहती है वो है आपकी सत्यनारायण राव समिति की। ये सत्यनारायण राव समिति क्यों गठित हुई, क्योंकि राजधानी जयपुर के अंदर आ गई, लोग जो मंत्रिमंडल है वो जयपुर के बन गए, तो अन्य जो शहर है, अन्य जो प्रमुख नगर है वो विरोध कर रहे हैं कि हमको क्या मिला इस एकीकरण के अंतर्गत। तो जो विभाग है, शासन के विभाग है, उनको अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित करने और विवाद को बुझाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, और वो कमेटी आपकी कौन सी है, वो है आपकी सत्यनारायण राव कमेटी, जिसके अंतर्गत राजधानी जो है वो प्रमुख रूप से कहाँ पे तय कर दी गई, जयपुर के अंतर्गत तय कर दी गई। बात करें कृषि विभाग की तो ये दे दिया गया किसको, ये दे दिया गया भरतपुर को। बात करें खनिज विभाग की तो ये दे दिया गया किसको, उदयपुर को। ठीक है, बात करें उच्च न्यायालय हाईकोर्ट तो ये किसको मिल गया, ये मिल गया जोधपुर को। इसकी एक ब्रांच जो है वो कहाँ स्थापित कर दी गई, वो कर दी गई आपकी जयपुर के अंदर। शिक्षा विभाग ये किसको मिल गए, ये मिल गए बीकानेर को। किसको मिले, ये बीकानेर को मिल गए। वन और सहकारिता विभाग ये किसको मिल गया, कोटा को मिल गया। इसके अलावा देखिए एक और आता है संविधान का 7वां संशोधन, यानी कि 1 नवंबर 1956 की एक घटना है। देखिए 1 नवंबर 1956 यानी कि 7वां संशोधन, इसमें क्या चीजें होती है वो समझनी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा और यहाँ पर देखना है। 7वां संशोधन, देखिए 7वें संशोधन के तहत क्या होता है कि यहाँ पे पद है राज प्रमुख का, किसका पद है, राज प्रमुख का पद है, इसको कर देते हैं समाप्त, और इसके स्थान पे एक नया पद ले आते हैं राज्यपाल का पद, और राज्यपाल बनाया जाता है सबसे पहला राजस्थान के अंदर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक बात है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है राज प्रमुख के स्थान पे। पहला तो ये हो गया संविधान संशोधन 7वां। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को ही होता है, ये भी 1 नवंबर 1956 को ही ये संविधान संशोधन अस्तित्व में आ रहा है। पहली बात तो ये। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 के संविधान के तहत जब हमारे जो रियासतों का एकीकरण हुआ उस समय 3 प्रकार के राज्य रखे गए। श्रेणी जो है वो 3 प्रकार की थी। फर्स्ट श्रेणी के राज्य यानी कि ए, और इसके अलावा सेकंड श्रेणी के राज्य, कौन से राज्य, सेकंड श्रेणी। ठीक है, यानी कि श्रेणी बी श्रेणी का राज्य, और थर्ड श्रेणी माने के सी श्रेणी का राज्य। ए श्रेणी का राज्य कौन सा, वो राज्य जो ब्रिटिश समय के अंदर प्रांत था, ब्रिटिश समय के अंदर भी क्या था, प्रांत था, जैसे पंजाब हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया। तो वो कौन से क्षेत्र में आगे, जैसे कि बिहार, जैसे कि मद्रास, जैसे कि बम्बई, ये क्या है, प्रांत थे ब्रिटिश समय में भी। तो ये क्या हो गए थे, आपके फर्स्ट श्रेणी के राज्य हो गए थे। अब देखिए सेकंड श्रेणी का जो राज्य है वो कौन सा है, जिनका विभिन्न रियासतों को एकीकरण करके बनाया गया हो, यानी कि एकीकरण करके जो राज्य बनाए गए वो सेकंड श्रेणी के थे, जिसमें कौन सा आ जाएगा, आपका राजस्थान आ जाएगा। और तीसरा कौन सा था, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, वो सी श्रेणी के थे, यानी कि इसमें जो राजस्थान का आएगा वो एक ही आएगा, वो कौन सा आएगा, अजमेर मेरवाड़ा। तो यहां पर ये ध्यान रख लेना है हमें कि जो संविधान जो हमने बनाया गया था उस समय अजमेर मेरवाड़ा अपना सी श्रेणी का राज्य था, और फिर अपना राजस्थान है वो बी श्रेणी में आता था। अब ये सी श्रेणी तो बरकरार रखी गई, लेकिन इस 7वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 2 श्रेणियां हैं, ये जो भेद है ए और बी का, ये क्या कर दिया गया, इस 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया था। आ गई बात समझ के अंदर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने ये बात करी कि 7वें संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को हमने 2 घटनाएं देखी, राज प्रमुख का पद समाप्त, राज्यपाल का पद स्टार्ट। पहला राज्यपाल यानी कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। फिर हमने देखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें राजस्थान सेकंड श्रेणी में, अजमेर मेरवाड़ा थर्ड श्रेणी यानी सी श्रेणी का राज्य था, जिसको क्या किया बाद में इस संविधान संशोधन के तहत ए और बी का भेद समाप्त करके हमने एक ही जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पे बना दिया है। ठीक है,
तो अब जो है हम यहाँ से अगले भाग के रूप में देखते हैं कि एकीकरण के समय के रियासती शासकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो देखिए बात कर लेते हैं एकीकरण के समय के रियासती शासकों के बारे में। तो यहाँ पर है अंबिका प्रताप। कौन है? अंबिका प्रताप जो है ये शासक है किसके? प्रतापगढ़ के। ठीक बात है। बात करते हैं अलवर के लिए, तो अलवर के शासक है तेज सिंह। कौन शासक है? तेज सिंह। फिर बात करते हैं भरतपुर के अंदर, तो यहाँ पे शासक है बरजेंद्र सिंह। बरजेंद्र सिंह। ठीक है। फिर बात करते हैं धौलपुर के अंदर, तो धौलपुर के अंदर शासक है उदयभान सिंह। कौन है शासक? उदयभान सिंह। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर के अंदर, तो यहां पर है महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन व्यक्ति है? लक्ष्मण सिंह। ठीक है। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा के अंदर, तो बांसवाड़ा के अंदर है चंद्रवीर सिंह। कौन नाम मिलता है हमें? चंद्रवीर सिंह। ठीक है। फिर है जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर के इस समय शासक है रघुनाथ सिंह। कौन है? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह। ठीक है। इसके अलावा करौली के अंदर अगर हम बात करें, तो करौली के अंदर उस समय के शासक का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। किशनगढ़, किशनगढ़ के जो शासक है वो है आपके सुमेर सिंह। ठीक है। कौन है? सुमेर सिंह के नाम आता है। फिर देखिए झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर इस समय के शासक है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ठीक बात है, राजा हरिश्चंद्र। बात करते हैं कोटा के अंदर, तो कोटा के अंदर यहाँ पे आपके शासक आ जाते हैं भीम सिंह। फिर बात करते हैं बूंदी के अंदर, तो बूंदी के अंदर यहाँ पर शासक है इस समय बहादुर सिंह। कौन है? बहादुर सिंह। मेवाड़ के अंदर बात करें तो यहाँ पे शासक है भूपाल सिंह। कौन शासक हो गए? भूपाल सिंह। जोधपुर के अंदर है हनवंत सिंह। क्या नाम मिलता है हमें? हनवंत सिंह का नाम मिलता है। बीकानेर के अंदर बात करें तो शार्दुल सिंह। क्या नाम मिलता है? शार्दुल सिंह। ठीक है। इसके बाद बात करें जयपुर के अंदर, तो जयपुर के अंदर शासक है इस समय मान सिंह द्वितीय, मान सिंह सेकंड। ठीक है। और फिर टोंक के अंदर बात करें तो नवाब है अजीजू दौला। क्या नाम मिलता है? अजीजू दौला का नाम हमें यहाँ पे मिल जाता है। शाहपुरा के अंदर बात करें तो यहाँ पे शासक है सुदर्शन देव। कौन है शाहपुरा में? सुदर्शन देव जो है यहाँ पे शासक रहते हैं। तो कुछ मिलाकर के हमने बात करी कि एकीकरण के समय यानी कि 1947 से लेकर के हमारा 48 से लेकर के 1956 तक का जो एकीकरण का कार्यकाल चला है, जिसके अंतर्गत हमने 7 जो है वो चरण पूरे किए। और उन 7 चरणों के समय में यहाँ पर एकीकरण के समय में यहाँ के रियासती शासक कौन कौन थे, यानी कि अंतिम शासक है जब रियासतों का क्या हो जाता है, राजस्थान के अंदर एकीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के एकीकरण को 7 चरणों के अंतर्गत बांटते हुए पूर्ण तरीके से अध्ययन कर लिया है।